हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेक्टर 10 जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था उसमें स्टेनोग्राफर, ओके, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन, तो चारों पोस्ट के लिए जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था डीआरडीओ में, तो उसके रिगार्डिंग जो किस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो उस पर जो प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम मतलब जो पैटर्न है, तो उसमें आज हम जीके जीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ओके, टेस्ट सीरीज नंबर 19। तो देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 18 तक आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाइए, वहां पर देख लीजिए। और यदि यदि आप जो प्रिपरेशन एग्जाम प्रिपरेशन यदि स्टार्ट नहीं किए हैं तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको मार्च में ले लिए जाएंगे। ओके, तो चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और उसमें से 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ना, आपको कहाँ से आएंगे? जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए आपको जीके जीएस महत्वपूर्ण है। इंग्लिश भी आ रहा है रेगुलर, जीके जीएस भी आ रहा है, मैथ और रीजनिंग भी आ रहा है। ओके, तो चलिए, यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच क्या करना है, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए। क्या है कि आप लोग शेयर थोड़ा कम करते हैं। चलिए, ठीक है। तो और आपको बता दें, देखिए, आपको यदि मतलब ई बुक का पीडीएफ चाहिए, तो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, 7564864459, तो देखिए, उसमें आपको थ्योरी दिया हुआ है, उसमें से आराम से आप जाके थ्योरी पढ़ सकते हैं। मतलब हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल पे फ्री में सब्सक्राइब मतलब क्या किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप क्या कीजिए, थ्योरी वहां से पढ़ लीजिए, यू बुक से पढ़ लीजिए, और जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन देखना है आप यूट्यूब से देख लीजिए। और देखिए, जो ई बुक है उसका जो प्राइस है ओनली कितना है, 70 रुपीज़ है। ओके, ओके, 70 रुपीज़ ही ओनली है। तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको फिर बता दें, देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलिए सर कहाँ से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना कहीं कोई भी एग्जाम आप दिए होंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो कितने में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, बताइए। पूर्ण बहुमत प्राप्त किया किसमें? 5 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, तो जी देखिए, जो 1937 के जो चुनाव हुआ था ना, भारत सरकार अधिनियम आप पढ़े हैं ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़े ना, तो उसी के मतलब बेसिस पे मतलब क्या है, चुनाव करवाया गया था। ओके, तो बोलिएगा सर थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, आपको बता दें, देखिए, 1907 मतलब 1936 1937 में जो ब्रिटिश भारत क्यों बोलिएगा, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था। तो 1936 1937 में जो ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय चुनाव जो हुआ था, भारत सरकार अधिनियम आपको बताया था ना, 1935 के अनुसार ही करवाया गया था। ओके, तो बोलिएगा सर कितने प्रांत में जो कितने प्रांत में चुनाव हुआ था? तो 11। ओके, मतलब 11। तो 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। उसमें से 5 प्रांत जो था ना, उसमें पूर्ण बहुमत मिला। किसको पूर्ण बहुमत मिला? तो कांग्रेस को। तो बोलिए सर 5 जो प्रांत है कौन कौन सा है? देखिए, मद्रास था। ओके, देखिए, पहला मद्रास है, फिर बॉम्बे था, तीसरा उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ओके, देखिए, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में क्या हुआ, मतलब पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को। ओके, और कितने में हुआ था पूरा? देखिए, 11 में हुआ था। ओके, तो बोलिए सर 11 का भी नाम बता दीजिए। तो देखिए, एक बार बता देता आपको, क्या है, ये सब पेन डाउन कर लीजिए। मद्रास है, मध्य प्रांत है। ओके, जो अभी मध्य प्रदेश बोलते हैं ना, तो मध्य प्रांत हो गया, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत। ओके, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध। ओके फ्रेंड्स, तो 11 था, उसमें से 5 प्रांत में उसको बहुमत मिला। वो 5 प्रांत का आपको नाम बता दिए ना। ओके, चलिए, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव के बाद कुल मतलब 8 प्रांतों में सरकार बनाया या सरकार में शामिल हुए। 5 में तो पूर्ण बहुमत मिला और 3 प्रांत ऐसा था उसमें
कि किसके साथ, मतलब गठबंधन जानते हैं ना, मतलब गठबंधन के साथ दूसरे पार्टी के साथ मिलके चुनाव बनवाया। तो कितने प्रांत में, कुल 8 प्रांत में बनाया। 11 में से मतलब 8 प्रांत में सरकार बनाया कांग्रेस ने। ओके, उसके बाद देखिए 1935 के एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता राज्यों को स्वायत्तता देना था। राज्यों को क्या देना था, स्वायत्तता देना था। ओके, उसके बाद देखिए, ये तो आपको बता दिए। उसके बाद देखिए इस चुनाव में मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन था बहुत खराब रहा। किसका, मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन था बहुत खराब रहा। तो बोलिएगा सर इतना बता दिए, थोड़ा सा और बता दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा और आप समझ लिए, देखिए क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा ना तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको याद रहता है। देखिए आपसे पूछेगा जो जैसे में जो दल खड़े हुए थे, आप अभी जानते हैं ना, जैसे में राजद हो गया, बीजेपी हो गया, जदयू होता है, तो उसी तरह उस समय कांग्रेस था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष पद पे कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। जानते हैं ना भारत के प्रथम क्या है, प्रधानमंत्री हम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और AIML, देखिए AIML, तो AIML का जो अध्यक्ष थे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। ओके, और एक था यूनियनिस्ट पार्टी। तो यूनियनिस्ट पार्टी का जो मतलब अध्यक्ष थे कौन थे, सिकंदर हयात खान थे। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब क्या है, पॉइंट है, तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इतना समझ गए। चलिए, तो मतलब आपको 21 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 5 जो प्रांत है उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाया। 11 में से 8 प्रांत में से। ओके, देखिए 11 में से 8 प्रांत में मतलब अपनी सरकार बनाया, बहुमत से भी बनाया। 5 में पूर्ण बहुमत और 3 में गठबंधन के साथ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शहजादी जहांआरा का क्या नाम था, उपनाम था। तो देखिए आपको बताए थे ना सिकंदर लोदी के बारे में बताया था। अब देखिए मध्यकालीन भारत स्टार्ट है, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। ओके, तो सिकंदर लोदी के बारे में बता दिए थे, जिस तरह वो क्या कविता लिखता था, तो उसी तरह जो था शाहजादी जो जहांआरा। तो बोलिए सर जहांआरा कौन थी, देखिए शाहजहां की पुत्री थी। किसकी, जो शाहजहां की पुत्री थी। मुगल बादशाह कौन थे, शाहजहां की पुत्री थी। ओके, तो इतना समझ गए। तो क्या नाम था, तो उसका नाम था क्या, मखपी। मतलब ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए VVI क्वेश्चन है, आपको मध्यकालीन भारत का 1-2 क्वेश्चन आता है और मुगल का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कहीं भी। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शहजादी जहांआरा का उपनाम था, तो क्या था, मखपी। ओके, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं। मतलब मखपी जो थे, जो जहांआरा थी, मखपी उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो देखिए आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण में किसने करवाया था, तो जहांआरा ने करवाया था। देख लीजिए यहाँ है ना, आगरा में जो जामा मस्जिद है, आगरा किला आप गए होंगे ना, तो आगरा किला में आप जाइएगा तो वहाँ जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहांआरा ने करवाया था। उसके बाद देखिए जहांआरा ने दिल्ली के चांदनी चौक का डिजाइन तैयार की थी। इतना समझ गए ना। और आपको बता दी शाहजहां की क्या थी, बेटी थी। उसके बाद देखिए उत्तराधिकारी का युद्ध जानते हैं ना, दारा शिकोह और किसको, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। तो उसमें जो जहांआरा थी जो दारा शिकोह का समर्थन किया था। ओके, उसके बाद देखिए आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में किसने करवाया था, जहांआरा ने करवाया था। तो इतना समझ गए ना। चलिए 22 का ऑप्शन नंबर आपको क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए और जिस तरह वीडियो आता है आप लोग अपना देखते रहिए और तैयारी को बेहतर बना लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हम एक दो बार और पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए किसकी राजभाषा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे। तो हम एक क्वेश्चन है जो बहुत मतलब 2-3 बार पिछला जो टेस्ट लाए हैं 18 तक, मतलब 1 से 18 तक, तो उसमें बता दिए हैं। तो लक्ष्मण सेन, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो लक्ष्मण सेन कहाँ का शासक था, तो देखिए लक्ष्मण सेन सेन वंश का शासक था। कहाँ का, तो बंगाल का शासक था। इतना तो हम बताए थे ना आपको। और उसी का जब लक्ष्मण सेन शासक था तो उसकी राजधानी कहाँ थी, उसकी राजधानी थी नादिया। देखिए नादिया थे ना, नादिया। तो नादिया में क्या हुआ था कि बख्तियार खिलजी जो था, कौन था बख्तियार खिलजी, कुतुब जो मोहम्मद गोरी का दास था।
तो नदिया पर आक्रमण कर देता है, वहाँ पे नदिया को तबाह कर देता है और वहाँ से बहुत सारा धन लूट लेता है और लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग जाता है। याद रखिएगा, इतना समझ गए थे। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, सेन वंश के संस्थापक थे कौन? सामंत सेन थे। ओके, सामंत सेन थे। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का। देखिए शैव धर्म का अनुयायी था। अब जब हम आपको सूफी संत पढ़ाएंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको शैव धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, शैव धर्म हो गया, वैष्णव हो गया, ओके, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। तो इतना समझ गए। तो विजय सेन ने देवपारा में क्या है, प्रधुमनेश्वर मतलब शिव जी का मंदिर है का निर्माण, जिसमें लास्ट में ईश्वर लगा रहे ना, तो आप समझ जाइएगा भगवान शिव का ही मंदिर है, का निर्माण करवाया था। ओके, उसके बाद देखिए लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हिंदू शासक अंतिम कौन था? लक्ष्मण सेन। उसके बाद फिर अफगान आ जाते हैं, कहाँ पे? बिहार बंगाल पे क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। याद रखिएगा ये सब बात। तो जो गीत गोविंद लिखा गया था जयदेव के द्वारा, तो उसमें राधा कृष्ण के जो प्रेम वर्णन है उसमें वर्णन किया गया है। ओके, इतना समझ गए ना। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए, सेन वंश के शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के रहने वाले थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कांची का विख्यात, देखिए एक मिनट, देखिए कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था कांची का विख्यात जो कैलाश मंदिर था? ये क्वेश्चन भी आया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये क्वेश्चन आते रहता था, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। आपको तो याद होगा ही, इतना मैं सोचता हूँ कि आपको याद होगा पक्का। देखिए कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लीजिए। कांची के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इतना समझ गया। उसके बाद देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या है, राजासी, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। देखिए लोग पहले के जो शासक थे ना, यदि कोई युद्ध जीत जाते थे तो क्या करते थे, एक उपाधि धारण करते थे। उपाधि धारण करने से वो होता था कि जो मतलब अपने आप को मतलब अन्य शासक से शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। ओके, तो इसीलिए वो उपाधि धारण करते थे। ओके, तो कौन कौन उपाधि था नरसिंह वर्मन द्वितीय का? तो देखिए राजासी, आगम प्रिय और शंकर भक्त। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? तो देखिए राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। तो भारत का सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। ओके, तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है बना है, कहाँ बना है? तो देखिए भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, सतलज नदी पर बना है। याद रखिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। देखिए ए एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये जो है ना कंक्रीट डैम है। कंक्रीट जानते हैं ना, कंक्रीट डैम है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स ये समझ गए, कंक्रीट डैम है। देखिए कंक्रीट डैम होता है, ग्रेविटी डैम भी होता है। ओके, ये सब सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है और एक क्या है, कंक्रीट डैम है। और इसी डैम के बारे में देखिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए हम आपको बताते हैं किस तरह पूछा जाता है। इसी डैम के बारे में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको पीछे ही बता दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या कहा था, जो डैम के बारे में कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का ऑप्शन नंबर ये हो गया, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आपको तो बता दी ना कंक्रीट बांध है। उसके बाद भाखड़ा नांगल को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। देखिए याद रखिएगा, टिहरी बांध है, 261 मीटर है। कितना है? 261 मीटर है। ओके, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट कौन सा है? DVC है।
बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का 3 जो उद्देश्य है क्या है, देखिए पहला तो सिंचाई करना है। ओके, मतलब जो बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट क्यों लाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कि पहला होता है सिंचाई, जो किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो और जो फसल हो मतलब अच्छी तरह उपजाऊ हो, इतना समझ गए। उसके बाद होता है क्या, बिजली उत्पादन, देखते हैं ना डैम बनाता है, रिजर्वायर बनाता है, तो क्यों क्यों बनाया जाता है, तो बिजली उत्पादन के लिए। ओके, और तीसरा क्या है, जो थर्ड पॉइंट है, बाढ़ नियंत्रण, मतलब कंट्रोल ऑफ फ्लड। ओके, तो समझ गए। चलिए, तो 25 का आप ऑप्शन नंबर ए बता दिए। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मरमा गाँव जो पतन है कहाँ स्थित है। यदि आप फ्रेंड्स देखिए, आप यदि एसएससी का पेपर दिए होंगे ना, तो क्वेश्चन ये आते रहता है, या कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी पेपर दीजिए, पीएससी का पेपर दीजिए, तो कहाँ है, देखिए मरमा गाँव, याद रखिएगा। तो ए से क्या हो गया, तो ए से गोवा हो गया। कहाँ पे है, गोवा में है, याद रखिए ना, गोवा की राजधानी पणजी। तो ओके, इतना समझ गए ना। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, देख लीजिए। मरमा गाँव पतन जो है गोवा में स्थित है। ओके, उसके बाद देखिए, लौह इस्पात निर्यातक बंदरगाह है। यहाँ पे जो लौह इस्पात का है ना, उसका निर्यात किया जाता है। किसका, लौह इस्पात का निर्यात किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, न्यू मंगलोर कहाँ पे है, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ओके, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, विशाखापट्टनम। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, पूछ देगा आपसे, तो कहाँ पे है, गुजरात में है। और वो क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है। 4 ऑप्शन दे दिएगा, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो उसमें ऑप्शन एक रहेगा क्या, कांडला बंदरगाह। तो उसको क्या करना है, टिक करना है, सही करना है। ओके, उसके बाद देखिए, भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है, कोचिन। कौन सा है, कोचिन बंदरगाह है। ओके, चलिए, तो उसके बाद देखिए, जितना भी जो बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है, जो किस में आता है, संघ सूची में आता है। किस में, संघ सूची में आता है। जानते हैं ना, राज्य सूची होता है, केंद्र सूची, मतलब राज्य, संघ और संवर्ती सूची होता है। तो किस में आता है, संघ सूची। मतलब क्या, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है जो बंदरगाह होता है, याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन आप समझ गए। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है। तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो देखिए, लेक्चर्स ऑन क्या है, ज्यूरी स्प्रूनडेस। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये आप 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये सब मतलब क्या है, रटने वाला क्वेश्चन होता है। 1-2 बार देखिएगा ना, तो आपको याद हो जाता है। तो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है, ऑस्टिन के, मतलब ऑस्टिन ने कौन सा पुस्तक लिखा है, द लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्प्रूनडेस। ओके, तो 27 का ए हो गया। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है। तो किसने प्रदान की है, देख लीजिए, तो डाकघर ने। ओके, इंडियन पोस्ट ऑफिस आप जानते हैं ना, पोस्ट ऑफिस, तो डाकघर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या की जो सुविधा है वाला बैंक क्या है, डाकघर प्रदान करती है। ओके, उसके बाद देखिए, भारत का सबसे अधिक पूंजी वाला जो व्यावसायिक बैंक है कौन है, एसबीआई है। देखिए, कौन है, एसबीआई है। भारत में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भी कौन है, एसबीआई। तो एसबीआई का शाखा सभी जगह होता है, मतलब अर्बन एरिया में भी होता है और रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है और शहरी क्षेत्र में भी होता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कब स्थापना किया गया था, 1770, मतलब 1770 ईस्वी में। किसका, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का, जो कि भारत का प्रथम बैंक था। ओके, इतना समझ गए ना। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 मतलब 1881 में हुआ था। कब, 1881 में हुआ था। उसके बाद देखिए, भारतीयों के स्वामित्व में जो प्रथम जो स्थापित बैंक था कौन था, पंजाब नेशनल बैंक था। स्थापना कब हुआ था, 1894 में। कौन, स्थापना कब हुआ था, 1894 में हुआ था। उसके बाद देखिए, डाकघर के बारे में आपको बताया था ना। देखिए, भारत में जो डाकघर विभाग की स्थापना किया था 1854 में किया था। कब, 1854 में किया था। कौन किया था, जो
मतलब आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं ना, लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। कब? 1854 में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 28 का आपको बता दिए थे ना। चलिए उसमें ऑप्शन डी डाकघर आंसर था। चलिए 29 में आते हैं। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य, क्या है, कितने सदस्य सदन से क्या होते हैं, मतलब निवृत्त होते हैं, मतलब निवृत्त होते हैं। ओके, तो कितने सदस्य बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल सदस्यों के, नहीं 29 का ऑप्शन नंबर, हाँ बी हो जाएगा। एक तिहाई, एक तिहाई मतलब कुल सदस्यों का 1/3। हाँ चलिए, वो कुल सदस्यों का 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बोलिए सर राज्यसभा के बारे में बता दीजिए। देखिए राज्यसभा जो होता है ना, राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो क्या है? अस्थाई सदन है। ओके, और आर्टिकल नंबर कितना में है? आर्टिकल नंबर 80 में है। आर्टिकल नंबर 80 में है। ओके, और जो मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के वर्तमान क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ओके, और कितने नंबर का है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, 14th नंबर का है। और राष्ट्रपति जो अभी बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15th नंबर का है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर में। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको बताए ना, हर 2 साल में जो राज्यसभा का 1/3 जो सदस्य है सेवानिवृत्त होते हैं उतना। ओके, तो उसके बाद देखिए आर्टिकल किस में गठन किया गया है राज्यसभा का? तो आर्टिकल नंबर 80 में गठन किया गया है। उसके बाद देखिए, यदि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है? तो देखिए 250 सदस्य, जो 250 सदस्य होते हैं। अधिकतम मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं। उसके बाद देखिए, राज्य में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को, जो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्रों में क्या विशिष्ट उपलब्ध हासिल किया हो। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए न्यूनतम आयु कितना होता है? देखिए यदि प्रधानमंत्री का, देखिए प्रधानमंत्री यदि लोकसभा से, यदि लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ओके, 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि राज्यसभा से बनेंगे प्रधानमंत्री तो उनका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना फ्रेंड्स? 30 वर्ष होना चाहिए। और मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से थे। राज्यसभा से मतलब प्रधानमंत्री होते थे। ओके, इतना याद रखिएगा। और पीएम मोदी जी जो है पीएम मोदी जी मतलब लोकसभा से। ओके, इतना समझ गया ना। तो देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत किया जा रहा है, वीडियो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, उसके बाद देखिए, तो आपको तो बताया था अस्थाई सदन है जो राज्यों के प्रतिनिधि सभा है। ओके, उसके बाद देखिए राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो देखिए विधान परिषद भी क्या है? जो राज्य में विधानसभा विधान परिषद होता है ना, तो विधान परिषद जो है अस्थाई सदन है। यदि राज्य अपने राज्य में विधान परिषद क्या विधान परिषद रखे या ना रखे, राज्य के ऊपर क्या करता है, मतलब डिपेंड होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 29 का तो ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार बल लगाया जाता है? तो किस प्रकार बल लगाया जाता है बताइए? घर्षण बल लगाया जाता है। जब आप कागज पर पेंसिल से लिखिएगा ना तो क्या होता है? तो घर्षण बल लगता है। क्या? घर्षण बल लगता है। लिखते हैं ना कोई चीज पेंसिल से लिखते हैं तो घर्षण बल लगता है। इतना समझ गए ना 30 का। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कागज पर पेंसिल से लिखते समय घर्षण बल लगाया जाता है। ओके, घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं। किसके? फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं घर्षण बल हिंदी में, और इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। देखिए व्हीकल मतलब गाड़ी के पहियों को खुरदरा घर्षण बल को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। आप एक फॉर्मूला जानते हैं ना, देखिए F = म्यू इंटू एन होता है, और म्यू क्या होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। याद रखिएगा। ओके, तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ये फार्मूला। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर अपनी तरफ खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ओके, इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए गतिज बल क्या है? काइनेटिक फोर्स क्या है?
गति में रहने के लिए जो बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? काइनेटिक फोर्स कहलाता है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा गया है? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। ये बात जानते हैं ना? इस बल के कारण जो एक्सीलरेशन मतलब त्वरण उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गुरुत्व जनित त्वरण मतलब स्मॉल जी कहा जाता है। 9.81 मान होता है इसका। देखिए, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आसंजक बल कहा जाता है। जो देखिए दो भिन्न पदार्थों के बीच, और यदि एक ही पदार्थ होगा तो उसके बीच लगने वाले बल को क्या जाता है? कोहेसिव फोर्स मतलब संसंजक बल कहा जाता है। और आसंजक का इंग्लिश क्या हो जाता है? देखिए एडहेसिव फोर्स, है ना। एडहेसिव और कोहेसिव जानते हैं ना? एडहेसिव मतलब क्या? दो भिन्न मतलब मोलिक्यूल्स हो गया, टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स। और कोहेसिव मतलब होता है, कोहेसिव फोर्स मतलब होता है टू सेम मोलिक्यूल्स हो गया। इतना डिफरेंस आप समझ गए ना? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो 30 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और यहीं पे आज जो है लेक्चर समाप्त होता है, और अगला लेक्चर फिर हम आपसे मिलते हैं इंग्लिश के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार और बता देते हैं, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि ई बुक लेना हो, कैसे आपको प्राप्त किया गया था, वीडियो बना हुआ है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, थैंक यू।